प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर, बिहार बोर्ड का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। जल्दी से जुड़ जाइए, एक बार फटाफट तरीके से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस हुंकार 2025 में। एक बार सभी साथी जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास को जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं आपका अपना साथी आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आया हूं। फटाफट तरीके से जुड़ जाइए और हम लोग क्लास को स्टार्ट करें, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग कन्हैया, आशीष, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रवि किशन, गुड मॉर्निंग सोहेल, तानिया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जेबा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आकृति, सोनी, गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग राधिका, सपना, गुड मॉर्निंग अर्चना, गुड मॉर्निंग कोमल, गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग प्रिंस, गुड मॉर्निंग महबूब, गुड मॉर्निंग योगेश, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को पलक, आप सभी साथियों को ढेर सारा शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पूरे जोश पूरे उत्साह के साथ। कॉपी पेन निकाल लीजिए, आज की क्लास को हम लोग नोट्स बनाते हुए साथ साथ चलते चलेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, तो निकाल लिए कॉपी पेन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप कॉपी पेन तो निकाल लिए होंगे, तो आज का टॉपिक है किरचॉफ के नियम तक हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे और एक बढ़िया सी सूचना भी देंगे आपको, बढ़िया सी जानकारी भी देंगे। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? किरचॉफ का नियम, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ई, वी और आर में संबंध, इतनी सारी चीजें आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 4 टॉपिक आज भी है, खत्म करना है हमें, और इन चारों टॉपिक को खत्म करके जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई साहब इन चारों टॉपिक को ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सी सूचना दे दी जाए। और सूचना ये है कि कल जो है ना प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, कल जो है, कल सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 9 बजे तक मैं क्लास लूँगा। तो कल सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक, यानी कि 2 घंटा मैं क्लास लूँगा। ठीक है, डन है। पहली घोषणा तो मेरी ये थी। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए, नहीं है ना? हाँ, तो कल सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास लेनी है। 2 घंटे की कल क्लास फिजिक्स की लूँगा मैं, 2 घंटे की क्लास है। ठीक है ना? ठीक है भैया। टॉपिक ऐसा है कि टॉपिक को हमें लेना ही पड़ेगा। एक टॉपिक है प्यारा सा, उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए लंबी क्लास लेनी ही पड़ेगी, मजबूरी है, समझा करो। एक दिन लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हफ्ते में एक दिन अगर लंबी क्लास लग भी गई तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, चलिए। नहीं वाईटी पर नहीं, वाईटी पर नहीं, ऐप पे भाई, ऐप पे, वाईटी पे नहीं, ऐप पे, वाईटी पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं जाना है, ऐप पे, जहाँ पढ़ लो यहीं पे, 7 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, हाँ, यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे परेशान मत हो, यूट्यूब पे नहीं, ऐप पे ही हम लोग 7 बजे से 9 बजे तक थोड़ा सा कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। और वो टॉपिक होगा सेलों का संयोजन। सेलों को मैं 3 प्रकार से संयोजित करना सिखाऊंगा। सेलों को बैटरी बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनती है सेल से बैटरी, कैसे बनती है, ये चीज़ कल का टॉपिक होने वाला है, और कल के टॉपिक को हम इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, सेल से बैटरी कैसे बनती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। हाँ, तो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं भैया। हेडिंग डालो सब बच्चे कॉपी में, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर, हेडिंग डालिए कॉपी में। इंग्लिश में डालिए टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल, इंग्लिश में डालिए टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहले एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो एक डायग्राम हम लोग प्यारा सा पहले बना दे रहे हैं, एक डायग्राम बना दे रहे हैं ऐसे करके। ये हमने एक डायग्राम बना दिया, ये हमने क्या बना दिया, एक, ये किस चीज़ का डायग्राम है सर? ये वास्तव में आप सभी जानते हैं कि एक लेक्लांशियस सेल का इस तरीके से कांच का एक जार होता है। लेक्लांशियस सेल में जार, कांच का एक जार जैसा होता है लेक्लांशियस सेल, और उसमें क्या होती है, 2 इलेक्ट्रोड पड़ी होती है, 2 इलेक्ट्रोड पड़ी होती है। एक कार्बन की होती है, एक कार्बन की होती है इस तरीके से, कार्बन की होती है इस तरीके से, ऐसे डली होती है इस तरीके से, कार्बन की एक इलेक्ट्रोड होती है। और एक इलेक्ट्रोड किसकी होती है? एक इलेक्ट्रोड होती है जिंक की, एक इलेक्ट्रोड होती है जिंक की, एक इलेक्ट्रोड जिंक की होती है। 2 इलेक्ट्रोड होती है, एक कार्बन की इलेक्ट्रोड होती है और एक
किसकी होती है? जिंक की होती है। कल बताया था, कल ये सारी चीज़ें बताई थी आपको, याद होगा तो थोड़ा सा रिवीजन टाइप समझ लीजिए कि 2 इलेक्ट्रोड है इस तरीके से एक जार के अंदर डली हुई हैं, एक कार्बन की है और एक जिंक की है, और दोनों किस में डूबी हुई हैं? एक सॉल्यूशन में डूबी हैं। दोनों इलेक्ट्रोड हमारी एक सॉल्यूशन में डूबी हैं, और उस सॉल्यूशन का नाम क्या है बताइए? किस चीज़ का सॉल्यूशन है? किस चीज़ का सॉल्यूशन है? विलयन किस चीज़ का है? किसके विलयन में डूबी हैं भैया? ये जो विलयन है ना, अमोनियम क्लोराइड और पानी का विलयन है। किसका किसका विलयन है? अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl प्लस वाटर है इस विलयन में, और कुछ नहीं है। अमोनियम क्लोराइड के पाउडर को पानी में घोल करके ऐसे मिला दिया है, बस, और कुछ नहीं। उसमें 2 इलेक्ट्रोड हमारी डूबी हुई हैं, एक हमारी कार्बन की है और एक जिंक की है। सबको इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, एक बच्चा कह रहा है वालेकुम अस्सलाम, तो वालेकुम अस्सलाम का क्या रिप्लाई होता है मुझे नहीं पता, बट अस्सलाम वालेकुम। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड को अगर पानी में मिला दिया तो इस प्रकार का विलयन बन जाता है, और उसमें हमने 2 प्रकार की इलेक्ट्रोड, ऐसे एक हमारी इलेक्ट्रोड है, कौन सी इलेक्ट्रोड है भैया? एक हमारी कार्बन की इलेक्ट्रोड है और एक हमारी किसकी इलेक्ट्रोड है? जिंक की इलेक्ट्रोड है, दोनों डूबी हुई है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है? चलिए अब उसके बाद हमने क्या कहा? हमने कहा एक बल्ब ले लो बेटा, एक बल्ब ले लो, ऐसे ये बल्ब है हमारा, बल्ब है हमारा। अब इस बल्ब के 2 तार होते हैं, 2 तार होते हैं सर, 2 तार होते हैं, एक इधर तार निकला रहता है, एक इधर तार निकला रहता है। बल्ब में, हर बल्ब में 2 तार होते हैं, एक को हम इसमें जोड़ दें और एक को हम इसमें जोड़ दें, तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा बेटा? जल जाएगा, बल्ब जलने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा। तो कनेक्शन पूरा हो गया ना, हमारा सर्किट बन गई, एक परिपथ बन गया। जैसे ही परिपथ बनेगा हमारा बल्ब जल जाएगा। तुम चाहो तो यहाँ पे कुंजी लगा दो, कुंजी लगा दो। कुंजी मतलब क्या होता है? की, यानी कि स्विच लगा दो। स्विच को जैसे ऑन करोगे तुरंत बल्ब जल जाएगा, स्विच को ऑफ करोगे तुरंत बल्ब बुझ जाएगा। चाहो तो यहाँ पे एक स्विच लगा दो, स्विच को ऑन करोगे बल्ब जल जाएगा, स्विच को ऑफ करोगे बल्ब बुझ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब बच्चों को आ रहा है? हे राम राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई देखो यहाँ पे, तो स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पे तो बल्ब यहाँ जलेगा, स्विच को ऑफ करेंगे तो बुझ जाएगा। इसको कहते हैं की, के फॉर की, के फॉर की माने कुंजी यानी स्विच, ठीक है? डन है ना? ए बस करो प्रभु, अब पढ़ लो, थोड़ा से पढ़ लो, थोड़ा सा। सुबह सुबह ये सब फालतू बातें बस करो, हो गया हो गया, सब बंद कर दो, पढ़ाई में मन लगा लो प्लीज़, ठीक है? पढ़ने आते हो तुम, पढ़ाई करा करो, ये सब कुछ मत किया करो, इसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है? ये सब दुनियादारी है, ये सब पास नहीं करा सकती हमें। पास हमें ये कराएगा, ये जो पढ़ोगे, नहीं मन लगाओगे तो नहीं होगे, है ना? तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भाई ये बल्ब है, बल्ब जल रहा है, बल्ब को मैंने एक की से जोड़ दिया, कुंजी से जोड़ दिया, कुंजी ऑन करूंगा बल्ब जलेगा, कुंजी ऑफ करूंगा बल्ब बुझ जाएगा। सर सीधी सी बात है, ठीक है? अच्छा, टर्मिनल विभवांतर का क्या रोल है? कल मैंने आपको ईएमएफ पढ़ाया था, याद है? ईएमएफ, ईएमएफ, इसको पूरा नाम कहते हैं विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं इसको? विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव, मोटिव, और क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। सब बच्चों को ये बात पता है कि नहीं पता है? बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं ईएमएफ, शॉर्ट फॉर्म है ई फॉर ई, मोटिव का एम, फोर्स का एफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वास्तव में विद्युत वाहक बल क्या है? एकांक आवेश को, यानी कि एक कूलम आवेश को, या फिर आप कह लीजिए क्यों कूलम आवेश को, क्यों कूलम आवेश को या एक कूलम आवेश को, क्यों का मान हमने एक बोल दिया और क्या है? तो मान लीजिए कि क्यों कूलम आवेश को एक सर्किट से, माने यहां से उठा करके लेके चलना शुरू करे, मान लो यहां से उठा के लेके चलना शुरू करे और पूरे परिपथ में ऐसे घुमाए, पूरे परिपथ में घुमाए, फिर इस वाले इलेक्ट्रोड पे ले जाए और फिर पानिया में डुबो के तैरता हुआ ले आए यहां पे, और फिर उसके बाद सर्किट पूरा कंप्लीट करे। एक पूरा चक्कर लगाने में, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, सेल सहित, माने सेल के अंदर भी, सेल सहित का मतलब क्या होता है? सेल के भीतर भी, तो सेल सहित एक संपूर्ण चक्कर लगाने में जो भी बैटरी हमारी कार्य करती है, एक पूरा चक्कर लगाने में किसको लगवा रही है पूरा चक्कर? एक क्यों कूलम आवेश को। तो एक क्यों कूलम आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है बैटरी को, या बैटरी जो ऊर्जा देती है, एक ही चीज है, बैटरी को जो कार्य करना पड़ता है या बैटरी जो ऊर्जा देती है, इसी को हम क्या कहते हैं? सेल का, इसी को हम सेल का क्या कहते हैं बेटा? विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
बताओ, इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल सहित संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को घुमाने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल। ठीक है ना? सबको क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिगर बनाना है? नहीं, अभी नहीं बनाना है कुछ भी, जब मैं कहूंगा तब बनाना है। ठीक है, अभी कुछ नहीं बनाना है, रुके रहो। कम्युनिटी में जोड़ लीजिए बिटवा, अभी तो रहने दो, बाद में देखा जाएगा कम्युनिटी वाला सिस्टम। ठीक है, अभी बाद में, पहले तो पढ़ लो। ठीक है, पहले पढ़ लो, फिर बाद में देखेंगे कम्युनिटी वाला सिस्टम। अभी देखो, पहले ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, ये सबको पता है। ठीक है, चलिए, ईएमएफ पता है। अब टर्मिनल विभवांतर सर क्या होता है? ईएमएफ में अभी आपने देखा कि ईएमएफ को ई से प्रदर्शित करते हैं। ईएमएफ को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? ई से। आपको पता है एनसीईआरटी में या दूसरे बुक में ऐसे प्रदर्शित किया गया है, ऐसे। इसको सिंबल को ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे करके ऐसे सिंबल बना दिया जाता है, ऐसे। तो चाहे आप ई ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों सिंबल से हम ईएमएफ को प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या होता है बेटा? किया गया कार्य। कि कौन सा काम होता है? एक कूलम आवेश या क्यू कूलम आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में, सेल सहित संपूर्ण परिपथ में घुमाने में जो कार्य करना पड़े, मान लिया वो कार्य W है, बटे में जो समय लग रहा है, मतलब कि जो आवेश है, तो जो आवेश कितना घुमा रहे हो? क्यू कूलम आवेश घुमा रहे हो, तो कार्य कर रहे हो पूरा सेल सहित संपूर्ण परिपथ में घुमाने में, और क्यू कूलम आवेश को घुमा रहे हो। इन दोनों कार्य और आवेश का जो अनुपात होता है, यही क्या कहलाता है बेटा? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। सब बच्चों को इतनी बात तो स्पष्ट है ना? कल ये पढ़ाया था हमने, कल ये पढ़ाया था। अब बारी है सर, टर्मिनल विभवांतर क्या है? फिर टर्मिनल विभवांतर क्या है? कुछ नहीं है बेटा, वही चीज है, सेम चीज है बिल्कुल। बस अंतर क्या है? आवेश क्यू को ही घुमाना है, ध्यान से देखिए, क्यू आवेश को ही घुमाना है, लेकिन एक टर्मिनल यानी एक इलेक्ट्रोड से लेकर दूसरे इलेक्ट्रोड तक, बस। देखो क्या कहा, यहां से लेकर के घुमाओ और यहां पे छोड़ दो लाके, यहां से लेकर घुमाओ यहां पे छोड़ दो लाके, तो जितना काम करना पड़ा वही कहलाता है बेटा सेल का टर्मिनल विभवांतर। क्यों आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल यानी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक घुमाने में जो सेल कार्य करता है, वही क्या कहलाता है? सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो अगर कोई पूछे टर्मिनल विभवांतर क्या है, तो क्या लिखोगे? भैया कार्य किया, लेकिन वो कार्य क्या है? वो कार्य बस इतना है, एक टर्मिनल से आवेश को लेकर दूसरे टर्मिनल पे छोड़ दिया, एक टर्मिनल से लेकर दूसरे टर्मिनल पे छोड़ दिया। वो काम बटे में किसको घुमा रहे हो? क्यों आवेश को घुमा रहे हो। तो जो आपने कार्य और आवेश का अनुपात लिया वो टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। वी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कौन सा काम ज्यादा होगा? कमेंट बॉक्स में आप बताना कौन सा काम ज्यादा होगा, ये वाला काम ज्यादा होगा कि वो वाला काम ज्यादा होगा? आवेश को यहां से ले करके पूरा यहां तक ले गया, फिर पनिया में भी तैरा के ले आया, फिर यहां पे वापस यहां तक ले आया, ये वाला कार्य W ये वाला है। इसको चलो W1 बोल दें, इसको W2 बोल दें। बताओ कौन ज्यादा कार्य है, W1 की W2? यहां से लेके सिर्फ यहां तक छोड़ने में ज्यादा काम करना पड़ेगा, या यहां से लेके यहां तक अंदर गए फिर वापस लाए फिर वापस यहां तक लाए, तो इसमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। W1 ज्यादा बड़ा है। आप सभी जानते हैं कि W1 क्या है? ग्रेटर है W2 से। माने एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे छोड़ने में तो कम काम करना पड़ेगा, लेकिन भैया वही क्यों आवेश को यहां से लेके पूरा अंदर तक घुमाने में तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो हमें आराम से कह सकते हैं देख के कि भाई W1 जो है ना ग्रेटर देन W2 होता है। तो अब चलो परिभाषा लिख सकते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखें, चलो अब डायग्राम बनाओ फटाफट, सब लोग डायग्राम बना लो। अब डायग्राम बनाओ, अब लिखते हैं परिभाषा इसकी, जल्दी डायग्राम बनाओ। बन गए डायग्राम? तो चलो परिभाषा लिखते हैं। सेल के एक टर्मिनल से लेकर दूसरे टर्मिनल तक, सेल के एक टर्मिनल से
टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, दूसरे टर्मिनल तक, दूसरे टर्मिनल तक, टर्मिनल तक एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को ले जाने में, एकांक आवेश को ले जाने में, ले जाने में सेल द्वारा, सेल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है? किया गया कार्य क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सॉरी, विद्युत वाहक बल नहीं, टर्मिनल विभवांतर, उल्टा लिख दिया। सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर। यहाँ पे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल मतलब समझ गए? एक इलेक्ट्रोड से दूसरा इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड से दूसरा इलेक्ट्रोड को तक ले जाने में किसी भी क्यू आवेश को जो हमें कार्य करना पड़ता है, हमें नहीं, बैटरी को, जो बैटरी को कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही क्या कहलाता है? सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। चलो सर समझ गए, कहलाता है खड़ी पाई। अच्छा, यहां पे मैंने एकांक में हर बार क्यों इस्तेमाल करता हूं? कोई बच्चा पूछेगा सर एकांक क्यों इस्तेमाल करते हैं, एकांक क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप बताओ, एकांक इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि V बराबर अगर हम W अपॉन Q रखेंगे तो Q की वैल्यू को अगर हम 1 रख दें, Q की वैल्यू को अगर हम 1 रख दें तो जरा मुझे बताओ क्या V बराबर W हो जाएगा? Q की वैल्यू अगर हम 1 रख दें, Q की वैल्यू को अगर हम 1 पुट कर दें तो V बराबर W हमें प्राप्त हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि जो कार्य करना पड़ा सेल को, जो कार्य करना पड़ा सेल को, वही क्या कहलाएगा तब? जो कार्य करना पड़ा वही क्या कहलाएगा तब? टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा प्यारे बच्चों। और ऐसी स्थिति में जब कब कहलाएगा? जब Q हमारा 1 होगा। Q अगर 1 है तो जो कार्य करना पड़ा वही कार्य क्या कहलाएगा बेटा? टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। इसीलिए यहां पे एकांक लिया जाता है कि एकांक आवेश को सेल ले जाने में सेल द्वारा किया गया कार्य, जो कार्य है वही क्या कहलाता है? सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। कब कहलाएगा? जब हमारा आवेश क्या हो बेटा? Q का वैल्यू कितना हो? एकांक हो। नीचे 1 हो जाएगा तो 1 से डिवाइड करोगे W तो 1 ही रहेगा, 1 V बराबर W हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं परसों ही बोली थी, क्या बोली थी बेटा परसों? अरे भैया छुट्टी हो गया, छुट्टी क्या छुट्टी हो गया बताओ? कौन कह रहा छुट्टी हो गया? सर ईएमएफ क्या है? निखिल बेटा कल समझाए तो थे ईएमएफ, कल कहाँ थे? क्लास में नहीं थे? कल क्लास में नहीं थे, परिभाषा भी लिखाए थे ईएमएफ की। क्यू बराबर, अगर यहाँ पे रखिए क्यू बराबर 1 कूलम रख दें तब देखो यहाँ पे एक चीज, एक छोटी सी लाइन लिख लेना, यदि क्यू बराबर 1 कूलम हो तो, यदि क्यू बराबर 1 कूलम हो तो फिर क्या हो जाएगा? V बराबर W हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा? फिर W हो जाएगा। यानी जो कार्य करना पड़ेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा, माने टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा सबका हो गया। पन्ना पलटे, पन्ना पलटे भैया, पन्ना पलटे, नोट करो फटाफट। ये बल्ब है, यहाँ पे लिख लेना, चाहे बल्ब, बल्ब लिख लेना बेटवा। अगर बल्ब नहीं लिख पा रहे हो, अगर ये बनाने में दिक्कत है गोला करके ऐसे ऐसे करने में, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ लेना, रेजिस्टेंस जोड़ लेना, प्रतिरोध जोड़ लेना। ठीक है, चलो हो गया, हो गया है, हो गया हो गया हो गया। चलिए नेक्स्ट को देख, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया। अब देखिए इसका टर्मिनल विभवांतर का मात्रक लिख लो बेटा। टर्मिनल विभवांतर का मात्रक, टर्मिनल विभवांतर का, विभवांतर का मात्रक क्या होता है बेटा? मात्रक इसका वोल्ट होता है। क्या होता है मात्रक? वोल्ट ही होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट या जूल प्रति कूलम। चाहे जूल प्रति कूलम बोल लो चाहे वोल्ट बोल लो, दोनों एक ही है। जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है, होता है। तो ये भी लिख लो, एक लाइन, एक लाइन ये लिख लो, बस बात खत्म। अब एक लाइन ये लिख लो, बात खत्म। चलो सर इतना समझ गए, इतना सब बच्चे समझ गए, इतना सब बच्चे समझ गए। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, इसके अंदर है 2 रॉड, इसके अंदर है 2 रॉड बेटा। यहाँ पे एक रॉड, यहाँ पे एक रॉड, 2 रॉड है। 2 रॉड है कि नहीं है? हाँ सर 2 रॉड हैं। इनको क्या बोलते हैं? रॉडों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक हमारा पॉजिटिव रॉड एनोड कहलाती है, नेगेटिव रॉड क्या कहलाती है बेटा? कैथोड कहलाती है। ठीक है, पानी में पूरा डूबा हुआ है सॉल्यूशन,
पानी में यानी विद्युत अपघट्ट में पूरा सॉल्यूशन क्या हुआ है, डूबा हुआ है। विद्युत अपघट्ट में डूबा हुआ है सॉल्यूशन, पूरा इलेक्ट्रोड डूबी हुई है। सर समझ गए, इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि विद्युत अपघट्ट में डूबा है। अच्छा, तो इसमें जानने वाली बात क्या है, जानने वाली बात यह है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी आवेश एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाने की कोशिश करेगा, मान लो यहां पे बैठा है इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, पानी से तैर करके यहां पे जाएगा, पानी से तैर करके यहां पे जाएगा। लेकिन ये बात बताइए जरा, मुझे ध्यान से सोच के बताइएगा, इलेक्ट्रॉन जब पानी से तैर करके यहां पे जाएगा तो पानी के अंदर तो बहुत सारे आयंस हैं। पानी के अंदर कौन बैठे हुए हैं, आयन बैठे हुए हैं, आयन बैठे हुए हैं। कहीं अमोनियम आयन बैठा होगा, कहीं पर क्लोरीन आयन बैठा होगा। पानी के अंदर तो ये सब बैठे होंगे ना, घूम टहल रहे होंगे ढेर सारे, क्योंकि पानी में अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आपने मिला रखा है। तो पानी में अमोनियम आयन भी होगा, क्लोरीन आयन भी होगा। ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से आके यहां पे जाएगा, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जब जाएगा, ईएमएफ में क्या होता है, विद्युत वाहक बल में क्या होता है, विद्युत वाहक बल में यही होता है ना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को यहां से लेकर के पूरा अंदर तक घुमाने में और फिर उसके बाद यहां तक लाने में, फिर अंदर से पूरा यहां तक पहुंचाने में जो कार्य करना पड़ता है, मतलब अंदर से पानी तक घुमा करके दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचाना है। इलेक्ट्रॉन्स को इस इलेक्ट्रोड से ला करके इस इलेक्ट्रोड से पानी के थ्रू होते हुए पहुंचाना है, फिर यहां पे पहुंचाना है। तो पूरा एक कंप्लीट सर्किल लगाना है, पूरा एक कंप्लीट सर्किल इलेक्ट्रॉन लगाता है। आप सभी ये बात जानते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पूरा एक कंप्लीट सर्किल लगाता है। अब इस कंप्लीट सर्किल में प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को जरूरत पड़ेगी पानी में तैरने की। पानी में तैरेगा तो पानी के अंदर उसे दो लोग मिलेंगे। कौन कौन मिलेगा बेटा, अमोनियम के आयन मिलेंगे, क्लोरीन के आयन मिलेंगे, और जल का भी आयन मिलेगा, H2O भी तो मिलेगा, H2O भी तो मिलेगा पानी में, जल भी तो आपने मिलाया है। अब इतने सारे अणुओं, परमाणुओं, आयनों से वो टकराता फिरेगा बेचारा। अंदर टकराएगा कि नहीं टकराएगा सबसे, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आने की कोशिश करेगा तो अंदर सबसे टकराएगा, अंदर सबसे टकराएगा। तो अंदर टकराएगा तो वहां पे प्रतिरोध होगा, वहां पे क्या होगा, विरोध होगा। ये सारे उसको चाहेंगे नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन पास करके यहां तक पहुंच जाए। ये सारे जो है ना, ये सारे जितने भी हैं, एमोनियम, क्लोरीन, पानी के अणु, परमाणु जितने भी अंदर यहाँ पे हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से यहाँ तक बड़े आसानी से जाने दें। रास्ता दे दे, कहते जाओ बेटा आ जाओ, चले चले जाओ, रास्ता खाली है, निकल जाओ पानी के अंदर से बह के तैर के। तो पानी के अंदर से तैर के जाने के लिए इतना आसानी से वो रास्ता नहीं देते इलेक्ट्रॉनों को। तो इसी कारण से ये जो पानी के अंदर इलेक्ट्रॉनों को बाधा उत्पन्न होती है ना, विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रॉनों को जो बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट पैदा होती है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक आने में, इसी को कहते हैं बेटा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो कोई पूछे आंतरिक प्रतिरोध क्या है बताओ, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसे, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस वास्तव में क्या होता है, वास्तव में सेल के अंदर, सेल के भीतर एक टर्मिनल से यानी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रॉन विद्युत अपघट्ट से होकर के आता है। और विद्युत अपघट्ट ये जो है ना, अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट पैदा करता है। इसी को हम सेल का क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बताओ सब बच्चों को समझ में आ गया। आंतरिक प्रतिरोध क्या है बेटा, सेल के बैटरी के आंतरिक, आंतरिक मींस भीतर, सेल के भीतरवय प्रतिरोध है। इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां नहीं जा सकता, इसके रास्ते में बहुत सारे लोग रुकावट पैदा करते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने में। बात समझ में आ रहा है। परिभाषा, अब परिभाषा होगी, अब परिभाषा होगी। अब परिभाषा देखते हैं, इसको परिभाषा लिखते हैं, अब इसकी परिभाषा लिखते हैं बेटा। ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, ठीक है, ये डायग्राम नहीं बनाना है, इस डायग्राम को बनाना मत। अब जगह खाली थी, हम क्या करें, खाली खाली छोड़ दें, अच्छा तो लगेगा नहीं ना, तो बना दिया, कुछ अच्छा लग रहा है। चलो आगे देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। हेडिंग डालिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंग्लिश में डालिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल, कॉपी में हेडिंग डालिए सब बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल।
ठीक है, जल्दी से सब बच्चे हेडिंग डालिए फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, बिना देरी के। रिपीट कर रहे हैं प्रभु, लिख देंगे, पूरी परिभाषा लिख देंगे, रिपीट भी कर देंगे, परेशान क्या हो। कॉपिया में हेडिंग क्या तो डालो, पेनवे से लिखबो ना, साथ ही तो लिखबो। सर ईएमएफ क्या है बेटा, कुछ तो होता है, अब पता नहीं क्या है। तुमने कल की क्लास क्यों नहीं देखी बताओ? कल की क्लास देखनी चाहिए थी ना, जब ईएमएफ की परिभाषा लिखाए थे तो। हो गया हो गया हो गया, चलो बढ़िया बढ़िया। बैक करना है, बैक लो, स्क्रीनशॉट लो, फट से आगे बढ़ो बेटा, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 हो गया, चलो आगे बढ़ो। 1 2 3 स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। आगे देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या है? हाँ लिखिए यहाँ पे, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में वैद्युत अपघट्य द्वारा सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में, ठीक है, वैद्युत अपघट्य द्वारा सेल के भीतर आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? बाधा या रुकावट को क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, बैटरी के अंदर ही रुकावट है, आवेश के प्रवाह में, आवेश के बहने में बैटरी के अंदर ही रुकावट पैदा हो रही है। रुकावट कौन पैदा कर रहा है बेटा? वैद्युत अपघट्य, यानी जो सॉल्यूशन है वही रुकावट पैदा कर रहा है, सॉल्यूशन रुकावट पैदा कर रहा है। क्या हो गया? क्या दिक्कत है? ये है सेल मिला नहीं, सेल मैं खोज रहा था, मिला नहीं लैब में, सेल खो गया बेटा। क्या बताएं, सेल हमारा मिल नहीं रहा है रियल वाला, ठीक है। ये क्या नहीं चल रही है? चलो ठीक है, ठीक। चलो, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, दूसरे यहाँ पे लिख लीजिए, दूसरे टर्मिनल, ठीक है, दूसरे टर्मिनल तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में वैद्युत अपघट्य द्वारा सेल के भीतर आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा, ठीक है। सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में क्या? वैद्युत अपघट्य द्वारा सेल के भीतर आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा, आवेश प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होगी उसे हम क्या कहेंगे? सेल का क्या कहेंगे? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। बस आप इसको और अच्छा से परिभाषा बना सकते हो, और अच्छा से ये कह सकते हो कि भैया सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य द्वारा आवेश प्रवाह के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करी जाती है उसे हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, बात खत्म। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में वैद्युत अपघट्य द्वारा सेल के भीतर आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसमें सारे तत्व मौजूद है, बढ़िया परिभाषा हो गई, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब रहती है बेटा, हमेशा दिक्कत रहती है, क्या करा जाए, दिक्कत का क्या है, दिक्कत तो रोज रहती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं खड़ी पाई। यह निम्न कारकों पर निर्भर करती है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है,
निर्भर करता है। कुछ कारकों पर ना इसका आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। कुछ कारक ऐसे हैं जिस पर यह आंतरिक प्रतिरोध क्या है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। मतलब अगर वो कारक होंगे तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा या कम किया जा सकता है। सेल के भीतर जो आवेशों के प्रवाह में, आवेशों के बहने में जो रुकावट पैदा हो रही है, बेटा कह नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें, मैं तुम्हारा नाम लूंगा ना तब भी तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि सर तो कुछ बड़ी चीज बोल रहे हैं। मैं अगर बोल दूं किसी का नाम और मैं कह दूं बेटा समझ में आया, कल पता है तुमको, कल तो हद हो गई, कल मैंने क्लास 11th में जाकर कैसे बोला 5 गुणे 2 कितना होता है, और मैंने पोल कराया, बेटा समझ में आया 5 गुणे 2 10 होता है, मैंने पोल कराया। मुझे पता है कितने बच्चों ने पोल दिया, 93 बच्चों ने कहा, 93% बच्चों ने कहा सर 5 गुणे 2 10 होता है, और 7% बच्चों ने कहा नहीं होता। ये तो हाल है, ये तो हाल है। अब हम क्या बताएं, दूसरा तो हम क्या ही बोल दें कि 5 गुणे 2 10 नहीं होता, 5 गुणे 2 15 होता है। इस लेवल का है, मैं क्या ही बताऊं, मजाक तो ऐसे करते हो तुम लोग। अब मैं कब से चिल्ला रहा हूं कि सेल के एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल है, एक इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड है। अब पानी के अंदर से होकर के, अब एक लड़का उसमें लिख रहा है ईएमएफ क्या होता है, बेटवा कल पढ़ाए तो थे ईएमएफ, सुबह अभी रिवीजन भी कराया ईएमएफ का। क्या है ईएमएफ, फिर से पढ़ो, देखो ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है किसी को, कुछ नहीं है यार, एक बार फिर से देखो, एक बार पूरा कंसेप्ट फिर से देखो, पूरा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। आप लास्ट बार है बेटा, आप नहीं रिपीट करूंगा, ध्यान से देख लो एक बार, एक बार ध्यान से देख लो बस। ये हमारा एक सेल है, सेल के अंदर क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये, 2 इलेक्ट्रोड हैं, 2 इलेक्ट्रोड हैं। एक इलेक्ट्रोड हमारा कार्बन का बना होता है, एक इलेक्ट्रोड हमारा जिंक का बना होता है। उसमें भरा होता है वैद्युत अपघट्य। क्या भरा होता है, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य किस चीज का बना है, बताए ना, वैद्युत अपघट्य किस चीज का बना है। वैद्युत अपघट्य होता क्या है, इसी सॉल्यूशन को कहते हैं वैद्युत अपघट्य। जो यहाँ पे विलयन घोले हो ना, इसी को वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। वैद्युत अपघट्य नहीं पता होगा, पहली बात क्या होता है, इसी सॉल्यूशन को वैद्युत अपघट्य कहते हैं बेटा। इसमें क्या क्या सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड डूबा हुआ है, और क्या डूबा हुआ है, पानी डूबा हुआ है, जल डूबा हुआ है। अब इसमें 2 तो हमारे इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, एक जिंक का इलेक्ट्रोड है, एक कार्बन का इलेक्ट्रोड है। इसमें हमने क्या किया बेटा, इसको हमने 2 तार इससे निकाले, और 2 तार निकाल के हमने एक बल्ब से जोड़ दिया। फिर हमने कहा कि बैटरी क्या करती है ना, तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को घुमाने का काम करती है बैटरी। तो बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को घुमाती है। तो मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन को घुमाना चालू किया, ध्यान से सुन ले बेटवा, ना बताओ दोबारा, यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए यहाँ से यहाँ स्टार्ट करती है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके, फिर पानी के अंदर से होकर के इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमाती है, फिर ये कंप्लीट सर्किट में घुमा दिया इसने, कंप्लीट सर्किट में घुमा दिया। तो एक कंप्लीट सर्किट में सेल सहित, यहाँ पे शब्द इस्तेमाल होता है सेल सहित संपूर्ण परिपथ में घुमाने में, सेल सहित संपूर्ण परिपथ में, यानी वैद्युत अपघट्य के भीतर से भी इलेक्ट्रॉनों को पास कराए, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक आवेशों को घुमाए, और जो टोटल काम करना पड़ा वो टोटल काम W हो बटे में किस आवेश को घुमा रहा है, मान लिया हमने क्यू आवेश को घुमा रहा है, तो W बटे क्यू क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेल का ईएमएफ। क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है बेटवा। क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी भी आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में घुमाने में सेल द्वारा जो ऊर्जा खर्च करी जाती है, या सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है, वो कार्य बटे में वो आवेश जिसको घुमा रहे हो, दोनों को डिवाइड कर दो। कल उदाहरण भी दिया था कि मान लो कि ये पूरा घुमाने में सेल को किसी भी द्विकूलम का आवेश, उदाहरण देखो, द्विकूलम के आवेश को पूरा यहां से लेके यहां तक घुमाने में, सेल के अंदर तक घुमाने में मान लिया 20 जूल काम करना पड़ा। कितना जूल काम करना पड़ा सेल को, 20 जूल काम करना पड़ा। कितना कूलम आवेश था, द्विकूलम आवेश था। बताओ सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 20 जूल काम करना पड़ा, द्विकूलम आवेश को घुमाया, 10 वोल्ट क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट क्या हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है सर। अब दूसरा मैंने क्या बताया बेटा, दूसरा मैंने क्या बताया, मैंने बताया टर्मिनल विभवांतर के बारे में, टर्मिनल विभवांतर के बारे में बताया। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर होता है कि भैया एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक घुमाया, कुछ नहीं किया, यहां से स्टार्ट किया एक टर्मिनल से आवेश को घुमाना, यहां से ले गए, यहां पे ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे यहां छोड़ दिए, बस अंदर नहीं घुमा रहे हैं, अंदर अंदर ये नहीं, बस एक टर्मिनल से उठाए दूसरे टर्मिनल पे छोड़ दिए।
एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक किसी भी क्यू आवेश को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। V बराबर W/Q। अच्छा अब बताओ, पहले जो 20 जूल काम करना पड़ा था इस पूरे आवेश को घुमाने में, यहां से लात अंदर तक कितना जूल काम करना था? 20 जूल काम करना पड़ा था। अंदर तक पूरा घुमाने में 20 जूल काम करना पड़ा था, तो क्या मुझे इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक घुमाने में, सिर्फ एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक घुमाने में क्या 20 जूल काम करना पड़ेगा, या इससे कम या इससे ज्यादा? इससे कम करना पड़ेगा, इससे ज्यादा करना पड़ेगा? अंदर तक पूरा घुमाने में आवेश को 20 जूल काम करना पड़ा था, सिर्फ एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक घुमाने में कितना करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा कि कम? कम करना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा। तो कम मान लिया कि मैंने, मान लो कि कितना करना पड़ा, एक टर्मिनल से यहां तक घुमाने में मान लिया 10 जूल काम करना पड़ा। कितना कूलम आवेश है? 2 कूलम आवेश है। 2 कूलम आवेश है, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया बेटा? 5 वोल्ट आया। पहले कितना आया था? पहले आया था 10 वोल्ट, अब कितना आया? 5 वोल्ट। इससे हम क्या समझ गए? इससे हम ये समझ गए कि हमेशा जो विद्युत वाहक बल होगा बेटवा, विद्युत वाहक बल जो होगा हमेशा वो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? टर्मिनल विभवांतर V से बड़ा होगा। बताओ, टर्मिनल विभवांतर V से क्या होगा? हमेशा विद्युत वाहक बल बड़ा होगा। बतिया समझ में आई? बतिया समझ में आई? दूसरी चीज तो समझ में आएगा वही। तीसरा चीज देखो, तीसरा चीज क्या बताए? तीसरा चीज ये बताए कि भैया इलेक्ट्रॉन को एक जगह से, जब ये पनिया के अंदरवा से गुजरता है ना, यहां से यहां तक, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाता है, तो फिर वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह मार्ग में बाधा पैदा करता है। जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के मार्ग में बाधा, रुकावट पैदा करता है, जाने नहीं देता आसानी से। ये रोकता है सॉल्यूशन, कहता है नहीं जाने देंगे, टकराएगा, टक्कर पैदा होगी, टक्कर पैदा होगा तो कुछ वहीं ढह जाते हैं। इतना सारा इलेक्ट्रॉन होता है ना, टक्करवा में कुछ इलेक्ट्रॉनवा यहाँ ढह के ऐसे गिर जाते हैं निचवा, जा नहीं पाते यहाँ से यहाँ तक। जो ज़्यादा ऊर्जा वाले होते हैं सिर्फ वही जा पाते हैं, नहीं तो कहीं पनिया में ऐसे टकरा के ऐसे निचवा गिर जाते हैं। तो बहुत सारे आवेश क्या होते हैं? बर्बाद भी हो जाते हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? तो टकराते टकराते बेचारे, जरूरी नहीं कि सारे आवेश यहाँ से आए तो यहाँ पे चले जाएं, कुछ आवेश यहाँ पे खत्म भी हो जाते हैं। पानी पे कितना टक्कर मारेंगे भाई? टक्कर मारते मारते बह के यहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो नीचे गिर जाएंगे बेचारे, इधर उधर तैरते रहेंगे पनिया में, तो पानी भी आवेशित हो जाएगा बेचारा। बात समझ में आ रहा है? तो पानी जो रुकावट पैदा करता है बेटा आवेशों के प्रवाह में, जो हमारा जो जल है, सॉल्यूशन जो रुकावट पैदा करता है आवेशों के प्रवाह में, वो क्या कहलाता है? उस रुकावट को क्या कहते हैं? उस रुकावट का नाम है, क्या नाम है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या नाम है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 3 बार बता दिया, समझ में आया कि नहीं आया? गला बैठ गया बताते बताते। नहीं आया होगा अभी भी, रिपीट करना है, सबको रिपीट करना है। अच्छा एक पोल कराएं, देखते हैं कितने बच्चे। अभी देखा 80 बच्चे, 80 बच्चे देगा पोल, मैं जानता हूँ ना। अभी एक पोल करा लेंगे, उसमें भी 80 बच्चा कहेगा सर आया, 10 बच्चा कहेगा, 20 बच्चा कहेगा नहीं आया। पोल कराता हूँ, रुको दिखाता हूँ, जादू दिखाता हूँ, रुको। सर पटक के फोड़ लिया, 3 बार समझा दिया एक चीज को। अभी तुमको जादू दिखाते हैं, देखो बताओ जल्दी जल्दी पोल बताओ। हाँ देखो 86% बच्चों ने कहा सर समझ में आया, 14% ने कहा नहीं आया। 14% ने कहा सर नहीं आया, आया ही नहीं हमको समझ, नहीं आया सर। तो ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहूँगा बेटा कृपया करके नर्सरी में जाइए, वहाँ पे छोटा आ बड़ा आ से पढ़ाया जाता है। आपको बहुत ज़रूरत है पहले आ कैसे बनाया जाए सीखें, और फिर ए कैसे बनाया जाता है वो सीखें। मेरे मामा का लड़का है, वो अभी एडमिशन लिया है और उसको ए बनाना सिखाया जा रहा है। प्लीज़ ए बनाना सीख के आइए, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैटरी के बारे में, ठीक है? 14% बच्चे प्लीज़ ए बनाना सीखा जाए। चलो आगे देखते हैं। फिलहाल अब बारी क्या थी? यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है ना बेटा, कुछ कारकों पर निर्भर करता है। कुछ चीजें हैं जिस पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करेगा। मतलब अगर वो चीजें होंगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा। ज्यादा प्रतिरोध का मतलब समझते हो?
इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह मार्ग में ज्यादा बाधा उत्पन्न करेगा, लड़ेगा सामने से, इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से होकर गुजरने नहीं देगा, तो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा कैसे हो सकता है? देखो भाई कैसे ज्यादा हो सकता है, तो कुछ कारक है उस पर निर्भर करता है। जैसे पहला कारक लिखो, पहला कारक लिखो पहला कारक ये लिखिए, जो विद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता को बढ़ा दिया जाए, विद्युत अपघट्य की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, सांद्रता अगर बढ़ाई जाए, सांद्रता बढ़ाने पर जो हमारा सेल का टर्मिनल विभवांतर है ना, विद्युत अपघट्य की अगर सांद्रता बढ़ा दी जाए, बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ बेटा कि अगर सेल के अंदर आप क्या डाल दो, सेल के अंदर ज्यादा मात्रा में अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन घोल दो। पहले 1 चम्मच डालते थे नमक और उसके साथ पानी घोल के सॉल्यूशन बनाते थे, अब तुम उसमें 20 चम्मच नमक डाल दो, 20 चम्मच डाल दो, क्या डाल दो? 20 चम्मच अमोनियम क्लोराइड डाल दो। 20 चम्मच अमोनियम क्लोराइड डाल करके उसमें सॉल्यूशन डाल करके उसमें क्या डाल दो? पानी मिला के घोल बनाओ। पहले 1 चम्मच डाल करके घोल बनाते थे, अब 20 चम्मच डाल के घोल बनाओ। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? इससे सांद्रता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? इससे सांद्रता बढ़ जाएगी, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, सॉल्यूशन की सांद्रता बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा मात्रा में उसमें अमोनियम और क्लोराइड आ जाएंगे। क्या हो गया? बातचीत चालू है? बढ़िया चालू है, सांद्रता बढ़ जाएगी। वेरी गुड बेटा। कुछ बच्चे बहुत समझदार हैं और कुछ बच्चे हम क्या ही बताएं, वो नर्सरी वाले भी हैं, बस पता नहीं कहाँ से वो 11 में आ गए बस, और सॉरी 12 में आ गए बस। 11 में भी यही हाल है, विश्वास मानो। तुम लोग तो 87% बताए हो ना, तुम लोग थोड़ा सीनियर भी हो तो 87% बताए हो। अभी मैं अगर कह दूँ 5 गुणे 2 कितना होता है? 10 होता है। आज तुम लोग से पोल कराएं, 5 गुणे 2 10 होता है। देखते हैं कौन बच्चा पोल कराता है। कहोगे ना सब यस? नहीं कहोगे, देखते हैं, हम जानते हैं तुम तब भी नहीं कहोगे। चलो आगे देखो बेटा। फिलहाल 20 चम्मच अगर हम NH4Cl डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड डाल दिया और उसमें पानी घोल दिया, तो उससे सांद्रता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता मतलब समझ रहे हो? ज्यादा मात्रा में अमोनियम और क्लोराइड आयन जो है ना, वो इकट्ठा हो जाएंगे पानी के अंदर। और जब ज्यादा मात्रा में अमोनियम क्लोराइड आयन इकट्ठा हो जाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन को या आवेश को यहां से यहां तक आने में आसानी होगी कि दिक्कत होगी? यहाँ से आवेश को यहाँ से यहाँ तक आने में, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक आने में आसानी होगी कि दिक्कत होगी? बीच में अगर भीड़ बढ़ जाए तो, बीच में अगर भीड़ बढ़ गई तो दिक्कत होगी ना, आने में परेशानी होगी। बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे भीड़ बढ़ गई अमोनियम और क्लोराइड आयन्स की, भीड़ बढ़ गई बहुत ज़्यादा सांद्रता बढ़ गई, यानी अमोनियम क्लोराइड आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आ गए, तो फिर इलेक्ट्रॉनों आवेशों को एक जगह से दूसरे जगह आने में दिक्कत होगी, समस्या होगी, ज़्यादा समस्या होगी। तो इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ गया। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बेटा? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर विद्युत अपघट्य की मात्रा पे भी निर्भर करता है, या इलेक्ट्रोड के डूबे क्षेत्रफल पर, ऐसे भी लिखिए, इलेक्ट्रोड के डूबे क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोड के डूबे क्षेत्रफल पर, डूबे क्षेत्रफल पर। इसका क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रोड के डूबे क्षेत्रफल पर, इसका यह मतलब हुआ कि जितना ज्यादा ये पानी के अंदर डूबा रहेगा, मान लो एक सॉल्यूशन है, उदाहरण के तौर पर एक ऐसे मानो सॉल्यूशन, एक ऐसे सॉल्यूशन की कल्पना करिए, दो बना रहा हूं, फटाफट जल्दी ध्यान से देखना। यहाँ पे ऐसे एक इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है, ठीक है। इसमें ना पानी यहाँ तक है, पानी सिर्फ यहाँ तक है, तली में है बस, पानी बस तली में है। इसमें से सॉल्यूशन नीचे है, नीचे सॉल्यूशन है, बस थोड़ा सा हिस्सा डूबा है। और इसमें क्या है बेटा? इसमें भी इलेक्ट्रोड है, इसमें भी इलेक्ट्रोड है, इसमें भी इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है, और दो इलेक्ट्रोड पानी एकदम पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, सॉल्यूशन पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, इसमें सॉल्यूशन पूरा ऊपर तक भरा है। दोनों सेल है, लेकिन एक में सॉल्यूशन पूरा ऊपर तक भरा है, एक में नीचे तक भरा है। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन यहां तक आया बेटा, और यहां के बाद यहां जाना चाहता है, इस वाले इलेक्ट्रोड में जाना चाहता है,
यहां पे आकर के यहां जाना चाहता है, बताओ कैसे जाएगा? हवा में जाएगा, पानी तो है ही नहीं है, पानी तो है ही नहीं है। तो पानी नहीं है, जाना चाह रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले नीचे आना पड़ेगा, पहले नीचे आना पड़ेगा, फिर पानी में कूदना पड़ेगा और तब जाके यहां आ पाएगा। इतनी दूरी ज्यादा तय करनी पड़ी इलेक्ट्रॉन को, बिना मतलब में, बिना मतलब में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी, है ना? ज्यादा दूरी की तय करनी पड़ी बिना मतलब में पानी में आने के लिए, तब जा करके पानी में आएगा, तब जाके यहाँ पे जा पाएगा। हवा में थोड़ी जा सकता है उड़ करके यहाँ पे चला जाए, आवेश हवा में थोड़ी उड़ के चला जाएगा, नहीं जा सकता। उसको चाहिए एक माध्यम, माध्यम है पानी, और पानी में जाने के लिए उसे पहले नीचे आना पड़ेगा, फिर पानी में जाएगा। तो खाली अगर है, ज्यादा कम क्षेत्रफल डूबा हुआ है, कम क्षेत्रफल डूबा हुआ है, तो बेटा आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा लगता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा लगता है। अगर कम क्षेत्रफल डूबा हुआ है इलेक्ट्रोड का, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? फिर सेल के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। ज्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि भैया इसने ज्यादा दूरी तय करी बिना मतलब में, तो प्रतिरोध इसका ज्यादा लगने लगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, इस टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन आएगा, तुरंत पनिया में ऊपर ऊपर तैर के दूसरे पास पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके नीचे जाने की क्या जरूरत, पानी तो ऊपर तक भरा है। तो यहाँ पे प्रतिरोध कम लगेगा, यहाँ प्रतिरोध कम लगेगा, यहाँ बाधा कम उत्पन्न हुई, प्रतिरोध कम लगेगा। तो जितना ज्यादा क्षेत्रफल डूबा रहेगा उतना कम प्रतिरोध लगेगा। जितना ज्यादा क्षेत्रफल पानी में डूबा है उतना कम प्रतिरोध लगेगा। ठीक है, तो ये लाइन लिखनी है हमें। क्या लिखनी है हमें? क्या लिखनी है? इलेक्ट्रोड के डूबे क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझ पाए? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझ पाए? जितना ज्यादा क्षेत्रफल डूबा रहेगा उतना कम प्रतिरोध। ज्यादा क्षेत्रफल डूबा रहेगा, ज्यादा क्षेत्रफल डूबने पर प्रतिरोध कम लगता है, आंतरिक प्रतिरोध कम लगता है। ठीक है, एकदम सरल सरल शब्दों में आपको लिखाया है। ज्यादा प्रतिरोध अगर लगेगा, ज्यादा क्षेत्रफल पानी में डूबा हुआ है इलेक्ट्रोड, तो फिर प्रतिरोध उसके ऊपर कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुंच जाएंगे दूसरे जगह पे, दूसरे इलेक्ट्रोड पे। तीसरा देखिए, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी बढ़ाओगे प्रतिरोध ज्यादा लगेगा, दूरी कम करोगे प्रतिरोध कम। तो अनुक्रमानुपाती है, दूरी के अनुक्रमानुपाती है। दूरी के अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है बेटा? अगर इनके बीच में दूरी बढ़ा दोगे, आप बताओ जरा, आप बताओ, एक एग्जांपल बता रहा हूं, देखो बैटरी इतनी बड़ी बना दी, ऐसे बना दी बैटरी। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ डूबा हुआ है, इनके बीच दूरी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा दूरी है इनके बीच में। और वहीं यहाँ पे एक ऐसे बैटरी बनाई बेटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, उसी के एकदम पास में एक और इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। अब बताओ यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा आसानी होगी, कम दूरी तय करनी पड़ेगी तो ज़्यादा बाधा उत्पन्न होगा, कि ज़्यादा दूरी तय करने में बाधा कम उत्पन्न होगा? बाधा किसमें कम उत्पन्न होगा बेटा? ज़्यादा दूरी तय करने में बाधा ज़्यादा लगेगा। इलेक्ट्रोड अगर दूर दूर हुए तो बाधा ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, तो प्रतिरोध ज़्यादा लगने लगेगा। तो दूरी ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध भी ज़्यादा लगेगा, दूरी ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध भी ज़्यादा लगेगा। और अगर दूरी पास पास है, इलेक्ट्रोड अगर पास पास रखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन वहां यहां से कूदा, भन्ना से कूद गया दूसरे के घर में, या पानी में तैर के चला गया, सर 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 सर, तो यहां पे बाधा कम लगी, यानी यहां पे आंतरिक प्रतिरोध कम लगा। बताओ जरा से, आंतरिक प्रतिरोध यहां कम लगा कि ज्यादा लगा? यहां आंतरिक प्रतिरोध कम लगा। तो जितना इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है उस पर निर्भर कर रहा है डायरेक्टली। तो सीधी सी बात है सर, निर्भर कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती है। क्या अनुक्रमानुपाती है? आंतरिक प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अगर दूरी बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, दूरी कम है प्रतिरोध कम लगेगा। 3 पॉइंट लिख लिया सब बच्चों ने? जल्दी बताओ जल्दी जल्दी। इतना लिखा, इसके बाद क्या ये लिखा? नहीं लिखा तो लिखो भाई, नहीं लिखा तो लिखो, जल्दी से जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिए? बातचीत है बस। अब देखो, एक का छुट्टी चाहिए, पढ़े ना मिले बस, पढ़े ना पढ़े बस। हाँ, पढ़ाई से तक है भागत हो जी, कैसे करोगे टॉप तुम?
टॉपर बच्चा कभी छुट्टी थोड़ी मांगता है, उसको चाहिए सर और पढ़ाइए, सर और पढ़ाइए। सर पढ़ाई से भागा नहीं जाता बाबू, मेरा छोटा बाबू, पढ़ाई से नहीं भागा जाता। अच्छे बच्चे हो ना? अरे यार तुम्हारा भाई हूँ, पढ़ा रहा है तुम्हारा एक भाई, काहे परेशान करते रहते? छुट्टी छुट्टी नहीं चाहिए, छुट्टी उट्टी। देखो ये समझ में आ गया सब बच्चों को। वैसे भी अब पता है क्या होने वाला है, वैसे भी अभी एक दिक्कत आने वाली है। कहोगे सर क्या दिक्कत? दिक्कत ये है कि केमिस्ट्री की क्लास 9 बजे होने वाली है। विजय सर की केमिस्ट्री की क्लास शायद 9 बजे हो जाए। जब 9 बजे हो जाएगी तो मुझे वैसे भी खींचने का मौका नहीं मिलेगा क्लास तो मुझे खींचने का मौका मिलेगा ही नहीं, तो परेशान क्या हो रहे हो? विजय सर की क्लास 9 बजे होने वाली है शायद तो ये होगा। चलो अब देखो, फिलहाल बातचीत चल रही है, अभी तो बातचीत चल रही है, देखते हैं क्या होता है। हाँ अभी बातचीत चल रही है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो अभी देखिए, इलेक्ट्रोड के डूबे क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ज़्यादा क्षेत्रफल डूबने पर प्रतिरोध कम लगता है। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी दूरी बढ़ेगी तो प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा। ठीक है, सीधी बात है भाई, 3 पॉइंट है, लिख लो यार, ज़्यादा पॉइंट लिखने नहीं है, बस ये हो गया। अगला देखो, एक लास्ट लिखो, बस इसको करो, बस CVR संबंध, किरचॉफ का नियम, चलो कल है पढ़ाएंगे। किरचॉफ का नियम कल पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन आज इतना तो कर लो। किरचॉफ का नियम हेडिंग डाल लेना, कल पढ़ा देंगे, ठीक है? पहले इतना कर लो, बस ये लास्ट टॉपिक कर लो। इसका एक न्यूमेरिकल भी लाए थे, लेकिन तुम जो है इसको करो बेटा। हेडिंग डल गई? डल गई? सॉन्ग भोजपुरी में गाइए। अरे बेटवा, एक सॉन्ग बड़ा दिन से हमको मज़ा आ रहा था, सुनाएंगे किसी दिन। 1-2-3 दिन से हम एक ही सॉन्ग सुन रहे हैं आजकल, किसी दिन सुनाएंगे, मूड करेगा तो, आज मन नहीं है। EVR संबंध देखिए बेटा, अब आपको दिखाता हूँ कि बैटरी को जो हम दिखाते हैं ना, तो कैसे सिंबल से दिखाते हैं, किसी सेल को हम किस सिंबल से दिखाते हैं। तो सेल का अगर मैं सिंबल बनाऊं, तो सेल का देखो सिंबल कैसे बनता है वो देखना बेटा। सेल का सिंबल देखो बेटा कैसे बनता है, चित्र सबको बनाना है, ठीक है? एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये तो आप जानते हो सेल का सिंबल होता है। उसके बाद ऐसे ऐसे ना, छोटा छोटा ऐसे 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 कैसे करो, ऐसे ऐसे करो, ये करो, ऐसे करो। ये क्या है? ये पूरा मिल करके सेल का निर्माण करता है। ये पूरा मिल करके ऐसे डिब्बा में ऐसे डालोगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे डालोगे। ये प्लस है, ये माइनस है, और ये जो दिखा रहे हो ना छोटा सा ऐसे ऐसे, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ये सेल का क्या है बेटा? आंतरिक प्रतिरोध है। सेल के भीतर का प्रतिरोध स्मॉल r है। तो सेल आपको पूरा ऐसे डिब्बा में बना के दिखाना है। ये पूरा डिब्बा क्या है? सेल को प्रदर्शित कर रहा है। और इस पूरे डिब्बे में जो सेल को प्रदर्शित कर रहे हो, इसमें सेल का ये भी आपको दिखा रहे हो, सेल के टर्मिनल दिखा रहे हो आप, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी दिखा रहे हो। यहाँ पे कैपिटल E लिखोगे आप। कैपिटल E क्या है बेटा? सेल का विद्युतवाहक बल। सेल का विद्युतवाहक बल आपने लिख दिया, यानी किसी भी क्यू आवेश को पूरा घुमाने में किया गया कार्य है ये। अच्छा, R क्या है बेटा? सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। इस तरीके से आप सेल को दिखाओगे। तो अगर आपसे कोई कहे अब सेल को कैसे दिखाना है, तो सेल को आप इस तरीके से दिखाओगे, ऐसा डिब्बा बना दोगे ऐसे डॉटेड डॉटेड करके। डॉटेड डिब्बा के अंदर एक टर्मिनल बड़ा, एक टर्मिनल छोटा, बड़े वाले को पॉजिटिव, छोटे वाले को नेगेटिव, फिर ऐसे ऐसे करके स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध, ऐसे लाइन खींच दो। सबको बन गया? सबका बन गया। चलो आगे देखो। अब इसके दोनों सिरों के बीच में जो हमारा बैटरी का 2 टर्मिनल निकला है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसके दोनों सिरों के बीच में हम एक जोड़ देंगे वोल्ट मीटर। क्या जोड़ देंगे बेटा? एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर विभव को नापता है, टर्मिनल विभवांतर को नापेगा। टर्मिनल विभवांतर को नापने के लिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया। इसके सिरों के बीच में यहाँ पर एक कुंजी जोड़ दी, एक कुंजी जोड़ दी बेटा, एक कुंजी जोड़ दी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, एक बाह्य रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और यहाँ पे एक इसके आगे एक अमीटर जोड़ दिया, अमीटर जोड़ दिया। ये अमीटर है। अमीटर मतलब समझते हो? धारा मापी है, वो धारा का मापन करेगा। और ये हमारा बाह्य प्रतिरोध है। बाह्य प्रतिरोध माने कैपिटल R। यहाँ पे बल्ब है। बाह्य प्रतिरोध जब मैं कहूँ तो इसका मतलब समझ जाया करो, यहाँ पे बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, कोई भी है। बाह्य प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है। बाह्य प्रतिरोध आपका बल्ब हो सकता है, कैपिटल R आपका एक बल्ब हो सकता है, एक टीवी हो सकती है, फ्रिज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हम बाह्य प्रतिरोध की बात करें, यहाँ पे आप खुद भी हो सकते हो, इंसान खुद भी हो सकता है, खुद इंसान भी हो सकता है। अगर इंसान खुद भी खड़ा हो जाएगा ना, तो वो भी प्रतिरोध की तरह ही काम करेगा, ठीक है? तो अच्छा ठीक है सर, इंसान का प्रतिरोध होता है कितना है? अच्छा आपको पता है जो हमारी किताबें हैं, किताबों में एक बार पूछा था इंसान का प्रतिरोध कितना होता है,
तो इंसान का प्रतिरोध कितना होता है, इसमें जो है कई कई जगह पता है लिखा हुआ है 10,000 ओम होता है, कहीं कहीं जगह लिखा हुआ है 50,000 ओम होता है। तो जो हमारी ये वाली किताबें हैं ना, जो ब्रिलियंट वाली हैं, वो कहती हैं इंसान का प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। लेकिन जो खान सर का मैंने एक किताब देखा था, खान सर की एक फिजिक्स किताब देखी थी, खान सर की फिजिक्स किताब में लिखा था कि अगर इंसान सूखा है, सूखा मतलब समझते हैं, अगर वो गीला नहीं है, मतलब नहाया नहीं है तुरंत तुरंत, और सूखा है, तो सूखे सूखे इंसान में जो उसका प्रतिरोध होता है वो 10,000 ओम होता है। तो अलग अलग किताबों में बेटा अलग अलग चीज़ें लिखी रहती हैं। हमारी ब्रिलियंट वाली में 50,000 ओम लिखा रहता है कि इंसान का पूरी बॉडी का प्रतिरोध कितना है, ठीक है, जबकि अलग अलग किताबों में 10,000 ओम भी लिखा रहता है। समझ में बात आई? कोई दिक्कत अब नहीं है? दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि कैपिटल आर हमारा कोई भी प्रतिरोध वगैरह हो सकता है, ठीक है। उसके आगे हमने देखो यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया है, अमीटर लगा दिया है, यहाँ पे इस प्रकार से अमीटर लगा है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा है। एक याद रखिएगा, अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, श्रेणी मतलब इसी के आगे लगता है, और वोल्ट मीटर देखो हमेशा समांतर में लगता है। ये तो इसी तरीके से बैटरी के समांतर में लगा है वोल्ट मीटर। तो याद रखिए वोल्ट मीटर हमेशा समांतर में लगेगा, अगर समांतर में नहीं लगेगा तो ये वोल्टेज नाप ही नहीं पाएगा, इसको समांतर में लगना पड़ेगा ताकि ये वोल्टेज को नाप पाए। अगर श्रेणी में लगा देंगे ना तो ये वोल्टेज नहीं नाप पाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब लिखते हैं इसमें थोड़ा सा, माना कोई सेल जिसका वैद्युत वाहक बल क्या है बेटा, जिसका वैद्युत वाहक बल को देखो शॉर्ट टर्म में ऐसे भी लिखते हैं, जल्दी जाते अगर लिखना है ना तो वैद्युत वाहक ऐसे लिख लो, वैद्युत वाहक बल, बल, इसे शॉर्ट टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैद्युत वाहक बल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वैद्युत वाहक बल हो गया, इसको भी हम वैद्युत वाहक बल ही पढ़ते हैं, या ईएमएफ लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, इसको शॉर्ट टर्म में अगर आपको और जल्दी लिखना है तो ईएमएफ लिख दीजिए, ठीक है, तो और जल्दीबाजी में ईएमएफ बोल सकते हैं। तो क्या कहा, माना कोई सेल जिसका वैद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए कितना है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए कितना है, आंतरिक प्रतिरोध, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है बेटा स्मॉल आर है। इसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर, इसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर, इसके समांतर क्रम में क्या लगा हुआ है, सेल के समांतर क्रम में क्या लगा हुआ है बेटा, वोल्ट मीटर लगा है। ये क्या है, वोल्ट मीटर है, जो टर्मिनल विभवांतर नापता है, याद रखिएगा, वोल्ट मीटर लगा है, जो क्या नापता है सेल का, जो टर्मिनल विभवांतर नापता है, टर्मिनल विभवांतर मापता है, ठीक है। खड़ी पाई सेल के श्रेणी क्रम में सेल के साथ श्रेणी क्रम में किसको जोड़ना है, सेल के श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध, एक बाह्य प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध में मैंने आपको क्या जोड़ा है, मैंने कहा कोई भी फ्रिज जोड़ दो, बल्ब जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, एक फ्रिज बल्ब कुछ भी जोड़ दो बाह्य प्रतिरोध में, तो सेल के श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध व अमीटर जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, अमीटर जोड़ते हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या जोड़ा देखो बेटा, लिखो फटाफट कॉपी में लिखो, जल्दी से डायग्राम बनाना है सबको। डायग्राम में एक चीज और ऐड कर लेना बस, करंट यहाँ पे विद्युत धारा का दिखा देना कि यह पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा बैटरी का जो प्लस टर्मिनल होता है उससे हमेशा करंट निकलती है, क्या निकलती है, विद्युत धारा आई निकलती है। तो विद्युत धारा पॉजिटिव से हमेशा निकल रही है, ऐसे जा रही है विद्युत धारा, नीचे जाएगी विद्युत धारा यहाँ नहीं जाएगी, वोल्ट मीटर में कभी धारा नहीं बहेगी, वोल्ट मीटर सिर्फ वोल्टेज नापने के लिए काम में आता है। यहाँ पे गई धारा कुंजी से होते हुए, ये क्या है, कुंजी है, ये क्या है, कुंजी यानी स्विच है, स्विच को ऑन करोगे तो यहाँ पे अगर बल्ब लगा है तो स्विच जल जाएगा, अगर ये स्विच है, स्विच को ऑन कर दोगे तो यहाँ पे लगा बल्ब जल जाएगा, अगर स्विच को ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे लगा बल्ब बुझ जाएगा, अगर फ्रिज लगाए हो, टीवी लगाए हो तो स्विच को ऑन करोगे तो फ्रिज टीवी चल जाएगी, बंद कर दोगे तो फिर बंद हो जाएगी। ये क्या है, बैटरी लगी, बैटरा लगा है, ठीक है। चलो अब यहाँ से आया, ये आया यहाँ पे बेटा, यहाँ पे धारा आई, धारा इसमें गई, धारा फिर उसके बाद कहाँ गई अमीटर में गई बेटा। अमीटर क्या करता है,
अमीटर क्या करता है? विद्युत धारा का मापन करता है, विद्युत धारा पता करता है कि कितने एम्पियर की धारा बह रही है परिपथ में। तो परिपथ में विद्युत धारा के मापन करने के लिए यहाँ पे एक अमीटर जुड़ा हुआ है, और धारा फिर उसी के अंदर से होकर गुजरी, धारा यहाँ गई, आई करंट फिर उसी अंदर से होते हुए फिर वापस से यहाँ से ऊपर चलती गई, इसमें चली गई। अब ये डायग्राम फटाफट सब बच्चे बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ सब बच्चे, जल्दी जल्दी बनाओ। इसका डेरिवेशन और इसका न्यूमेरिकल किए बिना तो ना जा भाई, आज भले लग जाए 10 साल। आज तो ना जा भाई बिना डेरिवेशन किए, कुछ भी कर लो। हो गया, चलो आगे देखते हैं। अमीटर जोड़ते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं ना बेटा, ध्यान से देखना। इसमें अगर मैं परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालूं, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया बेटा? एक बैटरी का देखो छोटका से आंतरिक प्रतिरोध है, एक बैटरी के अंदर प्रतिरोध है, एक बैटरी के बाहर प्रतिरोध है। कुल प्रतिरोध अगर मैं निकालना चाहूं इस परिपथ का, ये जो हमारा पूरा परिपथ देख रहे हो, ये क्या है? पूरा एक परिपथ है। ये क्या है? परिपथ है, मतलब तारों को आपने जोड़ रखा है कई सारी चीजों में, ये परिपथ बन गया। अब परिपथ में, परिपथ का अगर मैं कुल प्रतिरोध निकालना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। बताओ कुल प्रतिरोध परिपथ का कितना आएगा बेटवा? एक तो है आंतरिक प्रतिरोध, एक तो है आंतरिक प्रतिरोध छोटका आर जो बैटरी के अंदर लग रहा है, और एक बाहर प्रतिरोध बड़का आर लगा हुआ है। कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। कुल प्रतिरोध आ गया, ये टोटल प्रतिरोध आ गया कि पूरे परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना है, हमने जोड़ दिया। ठीक है, चलो सर समझ गए। अब परिपथ में बहने वाली धारा पूछनी है हमें आपसे। परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, बताओ कितनी धारा बह रही है परिपथ में? कहोगे सर आई धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। प्रतिरोध आपको टोटल पता है, धारा पता है, आपको निकालना है अब सेल का विद्युत वाहक बल। तब सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा बेटा, यहाँ पे सेल का विद्युत वाहक बल जो यहाँ पे होगा, विद्युत वाहक बल, देखना इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? वाहक बल, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। विद्युत वाहक बल E बराबर होगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? E बराबर, आप लिखोगे ना V बराबर, V बराबर क्या होता है? V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, I इंटू आर, यही होता है ना V बराबर I इंटू आर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? E बराबर लिखोगे, जो विद्युत वाहक बल बराबर फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा आपका जो आपका कुल प्रतिरोध है ना, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध गुणे धारा, कुल प्रतिरोध गुणे, ऐसे करके गुणा कर दोगे धारा से। जब इसको गुणा कर दोगे तो आपका विद्युत वाहक बल बड़े आसानी से निकल जाएगा। कुल प्रतिरोध को हम धारा से गुणा कर देते हैं और कुछ नहीं करते विद्युत वाहक बल निकालने के लिए। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल निकालने के लिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला विद्युत वाहक बल का सीख लीजिए। विद्युत वाहक बल का एक और फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, कुल प्रतिरोध गुणे में धारा। कुल प्रतिरोध यहाँ पे कितना है बेटा? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है, और इसको हमने धारा से यानी कि आई से गुणा कर दिया तो हमारा ई यानी कि विद्युत वाहक बल निकल गया। अब इस आई को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आई देखो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वाले आर से भी हो रहा है, इस वाले आर से भी हो रहा है, दोनों से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दें, एक बार इससे कर दें अंदर अंदर। चलो कर दीजिए सर, करके देखिए। आई इंटू आर प्लस में आई इंटू कैपिटल आर, आई इंटू कैपिटल आर, ये हो गया ई बराबर। बताओ सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? आई आर बराबर आई इंटू प्लस में आई इंटू कैपिटल आर है, कोई दिक्कत नहीं ना? देखो तेज वाले बच्चे देखो सब बोल देते हैं हाँ सर आ गया आ गया आ गया। ये तो आसान चीज़ है यार, कौन सा रॉकेट साइंस तुमको बनाना सिखा रहे हैं? रॉकेट बनाना है कि हाँ इसमें इंजन लगता है, वो इंजन लगता है। हाँ रॉकेट बनाना थोड़ी ना सिखा रहे हैं, आसान चीज़ है, आसान चीज़ तो समझते जाओ भैया। आई का इससे गुणा कर दिया, आई का इससे गुणा कर दिया, ई बराबर विद्युत वाहक बल बराबर होता है कुल प्रतिरोध गुणे धारा, कुल प्रतिरोध को धारा से गुणा कर दिया। अब देखिए विद्युत वाहक बल को इससे भी दिखाते हैं बेटा, मैंने अभी आपको क्या बताया, विद्युत वाहक बल को ऐसे भी करके दिखाते हैं, ई भी करके दिखाते हैं। कहीं कहीं किताबों में इस तरीके से ई बना होता है, एनसीईआरटी वगैरह में इस तरीके से बना होता है, और एचसी वर्मा की एक किताब है, हरीशचंद्र वर्मा की एक किताब है, उसमें इस तरीके से विद्युत वाहक बल बना होता है, इस तरीके से बना होता है। उन्होंने विद्युत वाहक बल को अलग तरीके से बनाया है। तो अलग अलग किताबों में बेटा अलग अलग तरीके से बना होती हैं चीज़ें, ठीक है, और ये सही भी है। अब आपको कहो अगर कहीं भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखानी हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप बड़ा ई से दिखाते हो कि नहीं दिखाते? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप बड़ा ई से दिखाते हो, तो आप विद्युत वाहक बल को फिर कैसे दिखाओगे? विद्युत वाहक बल को भी बड़ा ई से दिखाओगे क्या? दोनों फिर सेम हो जाएगा ना, फिर एक सिंबल तो अलग होना चाहिए। तो हम इसको जो हमारा विद्युत वाहक बल है हम उसको बड़ा ई से दिखाते हैं, कहीं कहीं पर ऐसे भी दिखा देते हैं, ऐसे सिंबल करके। ऐसे देखो ये सिंबल है, ये ई नहीं है, कैपिटल ई नहीं है, ये सिंबल है,
ये एक सिंबल है, ठीक है, एक चिन्ह है, एक लैटिन चिन्ह है, एक लैटिन चिन्ह हमने बना दिया, एप्सिलॉन बराबर EIR प्लस में कैपिटल आर। चलो भाई इतना समझ गए। अब इतना अगर समझ गए तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है आपको पता है? ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है कि सर V बराबर होता है I इंटू आर, V बराबर होता है I इंटू आर। इस प्रकार, इस प्रकार अगर ओम का नियम ये कह रहा है कि V बराबर I इंटू आर होता है, ओम का नियम कहता है कि V बराबर I इंटू आर, तो फिर यहाँ पे I इंटू आर जो ये लिखा हुआ है, क्या इसकी जगह V लिख दिया जाए? I इंटू आर जो लिखा हुआ है ये वाला, बाहर बाह्य प्रतिरोध वाला, बाह्य प्रतिरोध वाला, सिर्फ आंतरिक वाला नहीं, आंतरिक वाला I इंटू आर नहीं, सिर्फ बाहर प्रतिरोध वाला I इंटू आर, बड़ा वाला आर की जगह लिखेंगे V, ठीक है, याद रखिएगा। I इंटू आर किसकी जगह पे लिख देंगे? तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन या E बराबर, क्या लिखेंगे? I इंटू छोटका आर तो वही रहा, लेकिन I इंटू जो बड़ा आर है, I इंटू जो बड़ा आर है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? V लिख देंगे। तो हमारा ये हो गया V IR प्लस में V बराबर हो गया एप्सिलॉन। अच्छा ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो E माइनस में V बराबर I इंटू में R। अब अगर मुझे I चाहिए या R चाहिए, बताओ R बराबर यहां से कितना हो जाएगा? R बराबर निकालना है तो कहोगे सर E माइनस V, और ये जो I इधर गुणा हो रहा है ना R के साथ, R के साथ जो I गुणा हो रहा है नीचे आएगा तो इसके भागे में चला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऐसे भागे में लिख दिया ऐसे करके। कोई दिक्कत यहां तक? कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी दिक्कत हुई यहां तक, कितनी दिक्कत हुई बेटा? बहुत ज्यादा हुई कि थोड़ी सी? छुट्टी की दिक्कत है। इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर छुट्टी कर देंगे, न्यूमेरिकल करते हैं फिर छुट्टी कर देंगे, ठीक है? एक छोटा सा न्यूमेरिकल, छोटा सा है बेटा, बहुत छोटा सा, एकदम थोड़ा सा देख लो फिर छुट्टी कर देंगे। तो ये आ गया, नोट किए कि नहीं? नोट नहीं किए तो नोट कर लो जल्दी जल्दी, नोट नहीं किए तो नोट करो। देखो पहला इसे नोट करो, हो गया, स्क्रीनशॉट लो, नहीं हुआ तो इसको करो, हो गया, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लो, इसको करो, हो गया, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो बेटा, हो गया। चलो अब आगे देखते हैं, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। न्यूमेरिकल ये है, न्यूमेरिकल डालो सब बच्चे, हेडिंग, एक न्यूमेरिकल हेडिंग डालो। देखो बेसिक न्यूमेरिकल है, कैसे करते हैं ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है एक विद्युत सेल का खुले परिपथ पर विभवांतर 6 वोल्ट है और 2 एम्पियर की धारा देने पर विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है। अच्छा ये क्या है 6 वोल्ट और 4 वोल्ट? ये क्या है 6 वोल्ट और 4 वोल्ट? मैंने आपको शुरू में देखो याद करो बताया था, शुरू में देखो एक चीज बताया था, शुरू में आओ एक चीज बताया था, क्या बताया था याद है? कहाँ गया जी? कहीं तो बताए थे, ये बताया था। देखो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है बताओ? विद्युत वाहक बल हमेशा टर्मिनल विभवांतर से बड़ा होगा, विद्युत वाहक बल हमेशा टर्मिनल विभवांतर से बड़ा होगा। दोनों का मान वोल्ट में दिया होगा, दोनों का मान वोल्ट में दिया होगा, लेकिन जो ज्यादा वोल्ट वाला होगा उसको समझ जाना वो क्या है, जो ज्यादा वोल्टेज होगा उसको समझ जाना क्या है, वो विद्युत वाहक बल दिया है हमें। जो ज्यादा वोल्टेज दिया होगा उसको समझ जाना विद्युत वाहक बल दिया है, और जो कम वोल्टेज दिया होगा प्रश्न में उसे समझ जाना टर्मिनल विभवांतर दिया है। बात समझ में आ रहा है? तो कम वोल्टेज वाला यहाँ पे अगर मैं इस प्रश्न को देखूं, इस प्रश्न को देखूं, फिर से पढ़ो प्रश्न, एक विद्युत सेल के खुले परिपथ पर विभवांतर बोला है, लेकिन ये विभवांतर नहीं है। आप जानते हैं ये क्या है? ये क्या दिया है बेटा? दिया है, बताओ क्या क्या दिया है? जो ज्यादा वोल्टेज दिया रहे वो हमारा क्या है बेटा? 6 वोल्ट क्या है हमारे पास? विद्युत वाहक बल है। और जो कम वोल्ट देने पर विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है, 4 वोल्ट का विभवांतर रह गया, तो यहाँ पे जो V दिया है वो दिया है 4 वोल्ट। दोनों वोल्टेज में दिए हैं, लेकिन एक प्लस में और एक ज्यादा होगा एक कम होगा। अच्छा धारा कितनी दिया है? I का वैल्यू कितना दिया है? I का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर दिया है। कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, R का मान बताइए। फॉर्मूला भी आपने निकाला है, देखिए फॉर्मूला क्या निकाला है? R बराबर E माइनस वी अपॉन आई, रख दें E माइनस वी अपॉन आई, चलिए सर रख देते हैं। तो E माइनस वी अपॉन में आई, बताइए सॉल्व करके बताइए। R का वैल्यू कितना आया? E का वैल्यू आया 6, V का वैल्यू आया 4, I का वैल्यू कितना आया बेटा? 2। घटा के देखो 6 में से 4 गया कितना आया? 2 आया, बटे में 2 है, 2 में से 2 कट गया कितना आया? 1। तो हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध आया सेल का वो कितना आ गया बेटा? सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे कितना आ गया? R बराबर 1, इसका मात्रक लगा दोगे आप ओम। ओम इसका मात्रक भी ओम में होता है क्योंकि प्रतिरोध ही है ना, तो मात्रक भी ओम में रहेगा, 1 ओम, ठीक है।
समझ में आ गया सब बच्चों को? कोई दिक्कत समस्या आई कहीं पे भी? कहीं दिक्कत कोई समस्या आई? बस ये समझने की दिक्कत है खुला परिपथ पर जो भी विभवांतर होगा वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। खुला परिपथ पर जो विभवांतर होगा वह विद्युत वाहक बल कहलाता है। कल इसको और डिटेल में समझाएंगे, ठीक है? कल इसको और डिटेल में थोड़ा समझाएंगे। और कल की क्लास जो होगी ना बेटा, जो आपका किरचॉफ का नियम था, किरचॉफ का नियम अभी बचा है। किरचॉफ के नियम को कल डिटेल से मॉर्निंग में समझेंगे। 7 बजे कल क्लास लगाएंगे। कल 7 बजे से क्लास लगाएंगे और मॉर्निंग में पूरा किरचॉफ का नियम समझ के फेंक दिया जाएगा, ठीक है? 2 घंटे कल क्लास रहेगी, तैयार रहना। फास्ट ट्रैक रिवीजन, भैया रिवीजन में यही बता पाए आज। ई बराबर आई इंटू आर होता है, आई इंटू आर होता है, प्लस में एक वी होता है। यहाँ से आर बराबर निकल के आया ई माइनस वी अपॉन में क्या निकल के आया, आई निकल के आया एक ये निकल के आया। आंतरिक प्रतिरोध के बारे में आपको बता पाए। आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये मैंने बता दिया। आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बता पाए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई आज। होमवर्क क्या है बेटा? देखो, टर्मिनल विभवांतर क्या है, ये होमवर्क है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ये होमवर्क है। आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये होमवर्क है। ई वी और आर में संबंध क्या है, इसको नोट कर लेना। किरचॉफ के दोनों नियम बताइए बेटा। दोनों नियम ना कल मैं आपको समझा दूंगा, तो इसको रहने देना, इस वाले को रहने देना, बाकी सब नोट कर लेना, बाकी सब होमवर्क में कर लेना। ये लास्ट वाला रहने देना, लास्ट वाला कल करा देंगे। लाया तो था मैं आज ही कराने के लिए, बट क्या कर सकते हैं, भगवान की इच्छा भी होती है कुछ। देखो ये देखो, लाया हूँ मैं पूरा किरचॉफ का नियम लाया था, पूरा का पूरा, ठीक है? एक और लाया था। चाहो तो लिखना हो लिख लो, लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा जब तक समझाएंगे नहीं। समझाएंगे नहीं तो लिखने का कोई मतलब है नहीं ना। तो कल समझा देंगे मॉर्निंग में, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना, ठीक है? कोई परेशान तो नहीं होगा? कोई परेशान तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो कल समझा देंगे मॉर्निंग में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कल इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास मॉर्निंग में सुबह से ही ले रखे हैं। अच्छा, अगली क्लास अगली क्लास हमारी व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु होगा, वो लगा होगा कल टॉपिक। तो कल कोशिश करेंगे कि इसको निपटाने के बाद व्हीटस्टोन सेतु भी निपटा दें। किरचॉफ का रूल जो है, किरचॉफ का नियम निपटाने के बाद व्हीटस्टोन सेतु भी निपटा दें। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल को। बहुत ही प्यारा सा चैनल है, अच्छे अच्छे क्वालिटी कंटेंट लाता रहता हूँ। और आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हमारी जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरे यूट्यूब पर हिंदी मीडियम में नहीं मिलता। उसको मैंने एक समझ लीजिए कि आप सबके लिए एक जंग शुरू करी है कि अब हिंदी में भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा, और मैं कराने जा रहा हूँ पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी में। तो आज भले रात भर रिकॉर्ड करना पड़े, आज रिकॉर्ड करके कल आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। कल चैप्टर 2 का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन और चैप्टर 1 का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन कल आपको पूरा का पूरा क्लास मिल जाएगी। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको कल मिल जाएगा। तो ये मेरी तरफ से पूरा है कि साल भर में हर एक चैप्टर 11th का 12th का सब पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको इंटरनेट पे समझा के अच्छे से मैं दूंगा। इसी चैनल पे मिलेगा बेटा। पूरे बिहार में ऐसा कोई नहीं कर रहा, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लो। पूरे बिहार में नहीं कर रहा बाबू, सच बता रहा हूँ। विश्वास के साथ जाके देख लेना, बिहार का कोई भी चैनल उठा के देख लेना। तुम्हें अगर कोई भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराता दिख जाए तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है? लेकिन अभी जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? धन्यवाद, जुड़े रहे ओंकार बैच के साथ। लव यू एवरीवन, ख्याल रखिए, हम आपके लिए जान लगा देंगे। बस आप मेहनत करने से पीछे कभी मत हटना। आपका ये भाई जो यहाँ पे खड़ा है, विश्वास रखिए आपके साथ लगेगा, लड़ेगा, जीतेगा और आपको सफल बनाने के लिए जी जान लगा देगा, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।